ओके, गुड इवनिंग गाइस। हाँ, क्लास सेट करने में हल्का सा टाइम लग गया। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और पिछली वाली क्लास में मैंने आपको प्रीएम्बल स्टार्ट करा दिया था, और प्रीएम्बल में मैंने आपको ये बता दिया था कि किन किन लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में क्या कहा, और अंत में मैंने आपको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बैरूबारी यूनियन केस में प्रीएम्बल के बारे में क्या कहा था कि ये संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की चाबी है। तो इतना हमने पिछली वाली क्लास में कर लिया था, और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल के बारे में एक अगला पार्ट जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाएगा कि नहीं, वेदर प्रीएम्बल कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो आइए देखते हैं, इसका पता लगाते हैं क्या आंसर होगा। चलिए, तो अब हम प्रीएम्बल में पढ़ेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इंग्लिश में, वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसका आंसर आपको यस और नो में नहीं करना। यहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में क्या कहा था यह आपको याद रखना चाहिए। तो सुनो, तो यहां पर सबसे पहला केस है, केस का नाम है बैरूबारी यूनियन केस 1960। ठीक है, तो बैरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, तो बैरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस केस को हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट था, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको ये बात पता ही होगी कि बैरूबारी यूनियन केस में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल की अहमियत बताई थी। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रीएम्बल संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की चाबी है। तो एक तरफ तो वो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर हुआ क्या, 13 साल बाद एक नया केस आया। केस का नाम था केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वर्सेस को लिखते हैं हम बनाम, स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है ना। तब सुनो, 13 साल बाद यानी कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया केस आया। केस का नाम था केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही जरूरी चीजें पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था उन्होंने स्वीकार किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यह चीज सुप्रीम कोर्ट को बैरूबारी यूनियन केस में नहीं पता थी। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट, तत्व पेश किए गए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने माना था, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज किया, और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इज अ पार्ट। समझ में आ गया कि क्यों 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज कर दिया। अच्छा, एक चीज और, अच्छा यहां पर एक चीज और आप याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में
ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अखंड हिस्सा है, ठीक है। तो ये एलआईसी यूनियन केस था 1995 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का इंटीग्रल पार्ट, अखंड हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर बच्चों के दिमाग में एक बेसिक सा कंफ्यूजन आता है, ठीक है। यहां बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो हम इस पर क्या आंसर देंगे। देखो, डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आपका आंसर होगा यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान का भाग है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल संविधान का भाग नहीं है, तो यहां पर आपको कहना है बेरूबरी यूनियन केस। या फिर तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरूबरी यूनियन केस में प्रीएम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो आप कहोगे कि वो संविधान का पार्ट नहीं है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, प्रीएम्बल संविधान का भाग है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, सर फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है बेटा? फर्स्ट नंबर में केस का नाम है बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है। आई होप अब तक सबने लिख लिया होगा। मैं बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। ये सबसे पहली स्लाइड है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, यहां पर एक तीसरा केस और है। तीसरा केस है एलआईसी केस 1995। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का अखंड भाग है। अखंड, एक मिनट, ऐसे लिख दो, संविधान का भाग है। ठीक है, तो एलआईसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब एलआईसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहराई जो केशवानंद भारती केस में कही थी, प्रीएम्बल संविधान का भाग है। प्रतोष, 100 संविधान संशोधन क्या था बेटा? 100 संविधान संशोधन के जरिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जमीन की अदला बदली हुई थी। ओके, ये हो गया आप लोगों का। अब सुनो, ये क्वेश्चन था हमारे सामने और इसका आंसर है यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे सामने बच्चों एक अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? Whether preamble can be amended? Whether preamble can be amended? Okay. अब देखिए, चलिए आगे की तरफ बढ़े। तो सुनो, क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड, संशोधित किया जा सकता है। यहां पर बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि सर ये संशोधित, अमेंड क्या होता है? मतलब इसका सिंपल क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल को हम चेंज कर सकते हैं, क्या प्रस्तावना में बदलाव किए जा सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो अब यहां पर भी केस आएगा। तो सबसे पहला केस है बेरूबारी यूनियन केस, वही केस है। अब बच्चों, बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है? संशोधित नहीं किया जा सकता।
संशोधित नहीं किया जा सकता। इट कैनॉट बी अमेंडेड, इट कैनॉट बी अमेंडेड। तो बैरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान का पार्ट नहीं है और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज किया। केस का नाम है वही केशवानंद भारती केस, शॉर्ट में लिख रहा हूं 1973। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रीएम्बल को चेंज किया जा सकता है। संशोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल को चेंज किया जा सकता है? वो केशवानंद भारती केस था। ठीक है, क्या सर संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो लोकेश? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि संवैधानिक सभा ने प्रस्तावना को संविधान का पार्ट माना था, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज किया। दीपक कुमार, सर जी केस क्या होता है? अरे केस क्या, केस अपने आप में एक विवाद है ना। जब विवाद होता है सरकार या नागरिकों के बीच में तो वो एक केस बन जाता है कोर्ट में। ठीक है, ये केस क्यों हुए थे, क्या जरूरत थी? अरे यार, कई बार सरकार ऐसे काम करती है जो नागरिकों को पसंद नहीं आते। कभी कभार सरकार के द्वारा किए गए काम नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर देते हैं। तो आदमी क्या करेगा? आदमी तो जाएगा कोर्ट में उसे चुनौती देने के लिए, तब जाके केस बन जाते हैं। चलो, ये वाला पॉइंट हो गया। तो केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रीएम्बल को संशोधित किया जा सकता है। अब सुनो अगली चीज। अब अगर हमें प्रीएम्बल को चेंज करना है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रस्तावना को संशोधित कर सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रस्तावना को संशोधित कैसे किया जाएगा? तो इस चीज को याद रखिए, अगर आपको प्रस्तावना को संशोधित करना है तो प्रस्तावना का संशोधन करने के लिए आपको आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया है, संशोधित करने की प्रक्रिया है। इंग्लिश में प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज को याद रखिए। आर्टिकल देखो, प्रीएम्बल को चेंज किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि प्रीएम्बल को चेंज कैसे करोगे? तो प्रीएम्बल को चेंज करने के लिए आपको आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी। और आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोसीजर। मतलब हमारे संविधान को चेंज कैसे किया जाएगा, वो पूरा का पूरा प्रक्रिया, प्रोसीजर इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर मुझे प्रीएम्बल को चेंज करना है तो मैं कौन से आर्टिकल का मदद लूंगा? आर्टिकल 368 की मदद लूंगा। और आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके भारत सरकार ने पहली बार प्रस्तावना को संशोधित किया। तो देखो, सरकार ने आर्टिकल 368 का यूज करके पास किया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इंग्लिश में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए संविधान में काफी कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई थी। ये इंदिरा गांधी के टाइम पर लाया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हमने प्रीएम्बल को चेंज किया था केवल एक बार। पूरे भारत के इतिहास में प्रीएम्बल को अब तक केवल एक ही बार चेंज किया गया है,
और चेंज किसके द्वारा किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रस्तावना को अब तक कितनी बार चेंज किया जा चुका है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना को अब तक केवल एक ही बार चेंज किया जा चुका है। और चेंज किसने किया था? इसने, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब यह भी सवाल है कि आखिर प्रस्तावना में चेंज हुआ क्या था? तो 42nd अमेंडमेंट के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अब वो 3 नए शब्द कौन से थे? सबसे पहला शब्द है सोशलिस्ट, समाजवादी। दूसरा है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा है इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। संविधान के संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? दीपक, इसका आंसर है कि समय के साथ हर चीज को बदलना चाहिए। अगर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? दीपक, इसका आंसर है कि समय के साथ हर चीज को बदलना चाहिए। अगर समय के साथ कोई चीज बदलेगी नहीं तो लोग उसको हटाने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान को इस तरीके से बनाया गया है कि वो समय के साथ अपने आप को बदल सके। जो चीज समय के साथ अपने आप को बदल सकती है उसके रुके रहने के, टिके रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो चीज अपने आप को समय के साथ नहीं बदलती उसे हटा दिया जाता है। चांसेस हो सकते थे इंडिया में भी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोगों को संविधान पसंद नहीं आएगा, क्योंकि संविधान लिखा गया था 1949 में, बनकर तैयार हुआ था। तो 1949 का संविधान हम आज के टाइम पर क्यों स्वीकार करें? ऐसे भी सवाल उठ सकते हैं। तो समय समय पर हम इस संविधान को थोड़ा चेंज करते रहते हैं ताकि वो हमारी जरूरतों के साथ ढल जाए। ठीक है, अभी कितनी स्लाइड हुई है? तुम्हें नंबर दिखता है क्या? ये वाला, ये दिख रहा है नंबर? इस नंबर अगर तुम्हें दिख रहा है यहां पर नंबर, तो इसका मतलब है 4। ये 34 स्लाइड है। ठीक है सर, बैरूबरी केस में जस्टिस नहीं हुआ था क्या? अरे कौन सा जस्टिस? किस चीज के जस्टिस की तुम बात कर रहे हो? चलो, ये हो गया। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये हो गए हमारे 2 पार्ट। क्या प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हैं? क्या प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है? इतना हो गया खत्म। और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना की बाकी की डिटेल्स। चाहे आइए बढ़ते हैं आगे। सर, सेक्युलर के बाद क्या लिखा है? सेक्युलर के बाद ये लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष और नीचे लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, जिसे हिंदी में अखंडता कहते हैं। ठीक है, तीसरा वाला इंटीग्रिटी, अखंडता है। जब मैं लिखकर बोल रहा होता तब तो नहीं सुनते क्या? चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अब हमें देखनी है प्रीएम्बल की अगली चीज। और प्रीएम्बल में जो अगली चीज आपको समझनी है वो ये है कि प्रस्तावना के अंदर कौन सी तारीख लिखी गई है। तो याद रखना, प्रस्तावना के अंदर वही तारीख लिखी गई है जिस दिन प्रस्तावना बनकर तैयार हुई थी और इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो प्रस्तावना में कौन सी तारीख है? प्रस्तावना में ये वाली तारीख है, 26 नवंबर 1949। अच्छा, एक चीज और, 26 नवंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी पास किया गया था और प्रीएम्बल को भी पास किया गया था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 26 नवंबर के दिन पहले क्या पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, तुम्हारा आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल दोनों को पास किया गया था, लेकिन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया और उसके बाद प्रीएम्बल को पास किया। प्रीएम्बल को आपने बाद में पास क्यों किया? ताकि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर सके, इसलिए प्रीएम्बल को बाद में पास किया गया था। इस चीज को हमेशा याद रखना। पहले कॉन्स्टिट्यूशन पास किया 26 नवंबर को, फिर उसी 26 नवंबर को प्रीएम्बल को पास किया। ठीक है शशि, ये तीनों वर्ड्स ने किसको रिप्लेस किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उसने रिप्लेस किया है? क्या मैंने कभी ये बात कही कि ये इन 3 शब्दों ने पहले के 3 शब्दों को रिप्लेस किया? इन 3 शब्दों ने किसी को रिप्लेस नहीं किया। ये 3 नए शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है ओके, तो 26 नवंबर को प्रस्तावना मतलब बनी थी और उसी वही तारीख प्रीएम्बल में लिखी हुई है।
ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया कौन सी तारीख प्रीएम्बल में लिखी है। अब बच्चों जब हम प्रीएम्बल को और पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रीएम्बल के अंदर संविधान के अधिकार का स्रोत लिखा हुआ है। तो सुनो, जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के अंदर आपको एक चीज और समझ में आएगी, और वो है संविधान के प्राधिकार का स्रोत। सुनो, जब आप लोग बच्चों प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल के अंदर आपको इस चीज का आंसर मिलेगा, संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। तो इसका आंसर है, प्रीएम्बल की जब शुरुआत होती है तो उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो भारत के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, वही इसका आंसर है। तो प्रीएम्बल के अनुसार हमारे संविधान को प्राधिकार, अथॉरिटी कहां से मिल रही है? हमारे संविधान को अथॉरिटी उसके लोगों से मिल रही है। ये संविधान उसके लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग इसका आंसर है पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूं। तो इसका आंसर ये होता है, ओके। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। गाइस मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, लिख लिया होगा, आगे चले। ओके, अगली चीज जो आपको प्रीएम्बल पढ़कर समझ में आने वाली है वो है भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो प्रीएम्बल पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य की प्रकृति, ठीक है। तो बच्चों प्रीएम्बल में इस चीज का भी आंसर छुपा हुआ है, और इसका आंसर क्या है? प्रीएम्बल पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा इसका आंसर है ये 5 शब्द। सबसे पहला शब्द है संप्रभु, जिसे इंग्लिश में सॉवरेन कहते हैं। मैं आपको इन सब का मतलब बताऊंगा, अभी बीच में मत पूछना सर इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ये जो 5 शब्द मैं लिखने जाने वाला हूं आपको इन सब के मतलब समझाए जाएंगे, इसलिए बस अभी चुपचाप होकर देखना बस। सबसे पहला शब्द है संप्रभु, इंग्लिश में से सॉवरेन कहते हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी, इसे कहेंगे सोशलिस्ट। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। आखिरी शब्द है गणतंत्र, रिपब्लिक। तो प्रीएम्बल जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि प्रीएम्बल में ये 5 शब्द लिखे होंगे, दूसरी या तीसरी लाइन में ही, या दूसरी लाइन में लिखे होते हैं शब्द। ये 5 शब्द हैं। अब मैंने इन 5 शब्दों के पीछे मतलब बीच में कॉमा नहीं लगाया, मतलब मैंने यहां पर कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका आंसर है ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम एक एक करके इन शब्दों का मतलब समझना शुरू करते हैं। प्रिंस, सर प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? बताऊं प्रिंस, ऐसा नहीं है आज पहली बार मैंने तुम्हारा कमेंट देखा, इससे पहले भी देखता रहता हूं।
90% जो चीजें मैं समझाता हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आती कभी। अब देखो ना तुम्हारा क्वेश्चन, सर प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था कि प्रस्तावना में वही तारीख लिखी गई है जिस दिन प्रस्तावना को अपनाया गया था। जब मैं समझा रहा था कि 26 नवंबर के दिन प्रस्तावना को भी पास किया गया था और संविधान को भी पास किया गया था। पहले संविधान पास हुआ, उसके बाद प्रस्तावना पास हुई। तो पास का मतलब क्या हुआ? आपने उसे अपनाया ना। 26 नवंबर है। अभी सर आप अपनी दाढ़ी करवा लीजिए। दाढ़ी क्या करवा लूं? काली करा लूं, गोरी करा लूं, क्या करा लूं? और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मेरी दाढ़ी से? बिल्कुल तुम्हारी जो उम्र है उसमें तुम्हारी दाढ़ी नहीं आएगी, मैं समझ सकता हूं। और अगर तुम डिफेंस में जाने वाले तो तुम्हें दाढ़ी बनाने का कोई मौका मिलने भी नहीं वाला है। तो तुम्हें मेरी दाढ़ी से जलन मच रही है क्या? चलो अब सुनो बच्चों, तो अब एक काम करते हैं, हम इन 5 शब्दों का मतलब समझना शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉवरेन शब्द का मतलब। सबसे पहला शब्द है सॉवरेन। हिंदी में इसे कहते हैं संप्रभु। वैसे हिंदी में इसे एक्चुअल में प्रभुत्व संपन्न लिखा गया है, उसे हम संप्रभु कह रहे हैं यहां पर, ठीक है? 5th नंबर क्या है? रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है? तो सुनो, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉवरेन संप्रभु क्या होता है। तो सुनो, जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे उस वक्त आप भारत को संप्रभु नहीं कह सकते थे, क्योंकि संप्रभु का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत अब किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है। इंडिया अब किसी और कंट्री के अंडर नहीं आता है। इंडिया अब अपने आप में सर्वोपरि है, सुप्रीम है। तो यहां पर सॉवरेन कहने का मतलब है अब इंडिया किसी का गुलाम नहीं है, अब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, स्वतंत्र राष्ट्र हैं। इतना समझ में आया सॉवरेन का मतलब? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब मैं आपसे कहता हूं कि भारत संप्रभु है तो आपको यह संप्रभुता दोनों तरफ से समझनी चाहिए। तो देखो, भारत संप्रभु है और संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। संप्रभुता को इंग्लिश में सोवरेनिटी कहेंगे, ठीक है? तो देखो, संप्रभु का मतलब समझ में आ गया। अब समझो यहां पर सोवरेनिटी क्या है। भारत आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रभु है, मतलब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इसके बाद आपको यह समझना है कि भारत बाहरी रूप से भी संप्रभु है और आंतरिक रूप से भी संप्रभु है, उसे ही मैं कह रहा हूं संप्रभुता। तो देखो, अब हम संप्रभुता में 2 चीज समझेंगे। एक होता है बाह्य संप्रभुता, सिंपल इसे बाह्य लिख लो, एक्सटर्नल। तो एक हो गया बाह्य संप्रभुता और दूसरा हो गया आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सॉवरेनिटी। अब सुनो, हमारा भारत बाह्य रूप से भी संप्रभु है और आंतरिक रूप से भी संप्रभु है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। जब अंग्रेज इंडिया में राज करते थे उस वक्त अंग्रेज तय करते थे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति क्या होगी, भारत को कौन से देश के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, भारत कौन से देश के साथ लड़ाई करेगा, भारत को युद्ध में शामिल होना है कि नहीं होना है। ये सारी चीजें अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन आज भारत खुद अपनी विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। आज इंडिया इतना सक्षम है कि वो खुद तय करेगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति क्या होगी। इंडिया खुद तय करेगा कि उसे किस देश के साथ अच्छे संबंध रखने हैं और किसके साथ बेकार संबंध रखने हैं। भारत खुद तय करेगा कि उसे इंटरनेशनल स्टेज, अंतरराष्ट्रीय मंच में किस तरीके से काम करना है। तो आज भारत एक्सटर्नली सॉवरेन, बाह्य संप्रभु है। इसका मतलब होता है आपके पास स्वतंत्रता है अपनी विदेशी नीति,
फॉरेन पॉलिसी चलाने की। ठीक है, दूसरे देशों के साथ आप कैसे संबंध रखेंगे ये आप खुद तय कर सकते हैं, कोई दूसरी कंट्री आपको यहां पर नहीं बताने वाली है। अब बात करते हैं आंतरिक संप्रभुता क्या होता है। जब भारत में अंग्रेज राज करते थे उस वक्त अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून भारत में चलाए जाते थे। अब चाहे वो भारतीयों को पसंद हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को भारत में चलाया जाता था। लेकिन आज भारत आंतरिक रूप से संप्रभु है, इंटरनली सॉवरेन है। इसका मतलब यह हो गया कि आज भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के कानून चलेंगे, ना कि किसी और मुल्क के। कोई दूसरा देश हमारे देश के अंदर अपने कानून नहीं चलाएगा। हमारे कानून कौन से होंगे? यहां पर वही कानून चलेंगे जो उसके जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने बनाए हैं। तो जब मैं कहता हूं कि भारत बाहरी और आंतरिक रूप से संप्रभु है, इसका तो मतलब समझते हो अब कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति को खुद से चला सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर किसका कानून चलेगा? हमारी द्वारा चुनी गई सरकार का कानून चलेगा। यह सब अंग्रेजों के द्वारा, मतलब यह सब अंग्रेजों के टाइम पर नहीं होता था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि संप्रभु। अच्छा, एक बार रिप्लाई करो जल्दी से, क्या तुम्हें क्लियर हुआ कि संप्रभु का अर्थ क्या होता है? फिर ये जो संप्रभुता दो प्रकार की होती है, इसका क्या मतलब होता है? रिप्लाई करो, फिर मैं दूसरे शब्द की तरफ चलता हूं। शिवानी सिंह, प्लीज ब्लैक स्लाइड। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जैसा कि मैं आप लोगों के मैसेज देखते जा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है सर। एक्सटर्नल रिपीट। सुमन, एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी यानी कि बाहरी संप्रभुता का मतलब होता है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति को खुद से चला सकते हैं, हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया को ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें शामिल होना है कि नहीं होना है, ये हमें ब्रिटेन नहीं बताएगा, ये इंडिया खुद से तय कर सकता है। ठीक है, हमें पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रखने हैं ये हम खुद तय करेंगे, कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सर आपके हैंड रिटन नोट्स। अरे हैंड रिटन नोट्स क्या होता है? प्रिंटेड नोट्स देता हूं। पल्लवी, क्या आप रिपीट कर सकते हो सर प्लीज? अगर मैं मना कर दूं तो? संप्रभु का मतलब होता है स्वतंत्र, दो प्रकार की होती है। इसका मतलब देश के अंदर अपने कानून चलेंगे, ना कि किसी और कंट्री के। अपनी विदेशी नीति क्या होगी हम खुद तय करेंगे। चलो बच्चों, अब दूसरा शब्द आता है। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, हिंदी में से समाजवादी कहते हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चों, सोशलिज्म, समाजवादी कई प्रकार का होता है। देखो, समाजवादी संप्रभु कई प्रकार का होता, सॉरी, समाजवादी सोशलिस्ट कई टाइप के होते हैं ना। कुछ होते हैं कट्टर समाजवाद, जैसे कम्युनिस्ट समाजवाद। आप सबने सुना होगा कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिज्म, है ना, ये दिया गया था। तो बच्चों, एक समाजवाद ऐसा होता है जहां पर सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में होती हैं। सरकार तय करेगी कितना पैदा होना चाहिए, किस दाम पर बिकना चाहिए, किसको बिकना चाहिए, सारी चीजें सरकार के हाथ में रहती हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति नहीं होती। लेकिन भारत के अंदर इस प्रकार का समाजवाद नहीं है। तो सोशलिज्म, समाजवाद कई प्रकार के होते हैं। भारत के अंदर जो समाजवाद है वो कट्टर समाजवाद, एक्सट्रीम सोशलिज्म नहीं है।
जहां पर सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, तो हम कहेंगे कि भारत में जो समाजवाद है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारत में किस प्रकार का समाजवाद है बच्चों? भारत में है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये वाला तुम्हें पॉइंट क्लियर हुआ? भारत में किस प्रकार का भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। सर मैंने आज आपको पहली बार हंसते हुए देखा, प्लीज सर मुझ पे गुस्सा मत करना। तुम्हें क्या लगता है जब मैं इस क्लास में आता हूं तो मैं गुस्सा करने आता हूं? दिक्कत की बात क्या है ना, मैं वैसा टीचर हूं नहीं जो गुस्सा करे बात बात पे, लेकिन तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे हैं जिन्होंने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स को देख के मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, और दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, तुम कभी मेरी बाकी क्लास देखना, मैं हमेशा हंसते रहता हूं। लेकिन तुम्हारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरा पूरा माइंड खराब करके रख दिया है। तो जिस अच्छे मन से भी आया था ना मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ाने के लिए, वो मेरा पूरा मन खराब हो चुका है तुम मतलब कुछ बच्चों के कमेंट देख देख के ना। इसलिए अब मेरा मन नहीं करता यहाँ पर इस क्लास में मुस्कुराने का, कुछ अच्छी बात करने का, ठीक है ना। उसके रीजन पीछे तुम ही लोग हो। आप में से कई बच्चों को ढंग से बात करने की तमीज ही नहीं है, और फिर तुम्हें डिफेंस में जाना है जहां पर डिसिप्लिन चाहिए होता है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी होती है। तुम अपने से 10 साल से बड़े के व्यक्ति की तो रिस्पेक्ट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। डिफेंस में तुम क्या रिस्पेक्ट करोगे किसी की? तो सुनो, जब बात करते हैं समाजवाद की, तो भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? भारत में आपको लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलेगा। अब आपको बता दूं, लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में काम करते हैं। देखो, जो कट्टर समाजवाद होता है, जो कि कार्ल मार्क्स ने बताया था, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में लोकतांत्रिक समाजवाद है जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र साथ में काम करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। अगर बच्चों सरकारी क्षेत्र में बीएसएनएल है, तो दूसरी तरफ आपको एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सब देखने को मिलेंगे। मतलब टेलीकॉम क्षेत्र में आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ में काम करते हुए दिखेंगे। पहले आप उसमें देखिए एविएशन इंडस्ट्री में, विमान इंडस्ट्री में, जहां पर एक तरफ एयर इंडिया थी। अब तो चलो एयर इंडिया टाटा के पास चली गई, लेकिन पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास थी। तो पहले एयर इंडिया क्या थी? गवर्नमेंट की थी। वहीं दूसरी तरफ जो एयरलाइंस थी वो प्राइवेट थी। तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ काम करते हैं। समझ में आ गया? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर एलआईसी क्या है? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब किसी ने पूछा था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फिर से वही सवाल पूछना है? तुम्हारे कमेंट रुक जाते हैं बीच बीच में, रिफ्रेश करनी पड़ती है स्क्रीन। अब ठीक है, ओके। सुनो, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि भारत में जो समाजवाद है किस तरीके का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। यह भी बात याद रखना कि लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। सर यूट्यूब पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया करो, यानी कि यूट्यूब की पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूं। पहले मुझे अभी यूट्यूब पे पढ़ाने तो दो, फिर देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया समाजवाद का मतलब। अब बच्चों तीसरे शब्द की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ओके, तो तीसरा शब्द है सेक्युलर
यानी कि धर्मनिरपेक्ष। वैसे संविधान में मतलब प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? पंथ निरपेक्ष। खैर इसका मतलब वही है जो यहां पर समझाने वाला हूं। देखो बच्चों, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और इंडिया हमेशा स्टार्टिंग से ही सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। और ये हर बार मैं बच्चों को याद दिलाता हूं। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पर जब प्रीएम्बल में शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, तब जाकर इंडिया को सेक्युलर मान्यता मिली है। गलत है। हमारी कंट्री स्टार्टिंग से ही सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष रही है। इस शब्द को सिर्फ जोड़ने से इंडिया का कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही धर्मनिरपेक्ष है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो मेरा यहां पर कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में किसी भी कंट्री को, इंडिया में किसी भी रिलीजन को आधिकारिक मान्यता, ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को ऑफिशियल रिकॉग्निशन, आधिकारिक मान्यता दी गई है, इंडिया में हिंदुइज्म को आधिकारिक मान्यता, ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। तो इंडिया कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि इंडिया में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन या आधिकारिक धर्म घोषित नहीं किया गया है। भारत में सभी धर्म एक समान है। भारत में सभी धर्मों के लिए कानून भी एक समान है। सभी धर्मों को एक समान संरक्षण, प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसा नहीं होता कि हिंदू ने कोई अपराध किया तो उसको अलग सजा मिलेगी और किसी मुस्लिम ने अपराध किया तो उसको अलग सजा मिलेगी। यहां पर कानून सभी धर्मों के लिए एक समान है। तो आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे आप बहुमत या अल्पसंख्यक हो, चाहे आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हो, लॉ आप सबके लिए एक समान है। अगर आप किसी का खून करते हैं तो आपके लिए वही चलेगा जो किसी और धर्म वाले ने किया होगा। ठीक है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि इस में चल क्या रहा होता है, क्या हो रहा है यहां पर। एक तो कंप्यूटर स्क्रीन हैंग हो रही, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। पुराने मैसेज दिख नहीं रहे। यहाँ पर कोई लड़ रहा है आपस में, क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, अभिषेक, कम बोलो वरना। अभिषेक बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आप डिफेंस में जा रहे हैं और आप जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है। और आप एक चीज़ समझिए, अगर आपका इस तरीके का एटीट्यूड है तो डिफेंस आपके लिए बहुत ही मुश्किल सर्विस होगी, क्योंकि डिफेंस में सबसे पहले आपको थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। अभिषेक, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो अच्छे शब्द नहीं हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस तरीके के वर्ड्स ना यूज़ करें, खासकर किसी लड़की के लिए, नहीं तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप इस तरीके के शब्द ना यूज़ करें। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके। ओके, तो अब बात करते हैं सेक्युलर की। तो यस, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है क्योंकि इंडिया में सारे धर्म एक समान है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर धर्म सरकार को कंट्रोल में करके रखा हुआ है कि इसी धर्म के समुदाय के लोगों के पास सरकार की भागडोर रहेगी। ऐसा तो भारत में नहीं है ना, कि भारत में हिंदू बहुमत में है तो हिंदुओं के हाथों में ही सरकार की भागडोर रहती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमेशा हिंदू आएंगे वहां पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी किसी मतलब सरकार को कंट्रोल में करके नहीं बैठी हुई है। ठीक है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री क्यों है, समझ में आ गया? क्योंकि हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है। हाँ, तो सुनो, तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। क्यों सेक्युलर कंट्री है? क्योंकि हमारी कंट्री में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, आधिकारिक मान्यता नहीं मिली, सारे धर्म एक समान है, सरकार सभी धर्मों को एक समान नजर से देखती है, प्रोटेक्शन, संरक्षण देती है। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी? बेटा, मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत,
जो लोग ज्यादा तादाद में हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, जो लेस नंबर में है। ठीक है, 10 बजे तक क्लास चलेगी। तो बच्चों इंडिया सेक्युलर कंट्री है, समझ में आ गया क्या मतलब होता है सेक्युलर का? अपनी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन, आधिकारिक धर्म नहीं है, यहां पर सारे धर्म इक्वल हैं, सारे धर्मों को समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये था सेक्युलर का मतलब। अब चौथा शब्द है बच्चों लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। तो देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देखिए बच्चों इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, तो आखिर क्या होता है जब हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? एक लोकतांत्रिक देश होने का मतलब है यहां पर जो सरकार चुनी जाएगी वो उसकी जनता के द्वारा चुनी जाएगी। एक लोकतंत्र डेमोक्रेसी में लोगों के हाथों में सर्वोच्च सुप्रीम शक्ति होती है। अल्टीमेटली वो लोग ही हैं जो तय करते हैं कि सरकार कौन सी होगी, और अगर सरकार उनके हित में काम नहीं करती है, अगर सरकार उनके इंटरेस्ट में काम नहीं करती है, तो आने वाले चुनाव में जनता क्या करेगी? उस सरकार को इलेक्शन में वोट नहीं डालेगी और सरकार को हटा देगी। तो एक लोकतंत्र में जनता के हाथों में शक्ति होती है सरकार पर नियंत्रण कसने की। एक डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, कैसे? इलेक्शंस के जरिए। अगर हमारे इंटरेस्ट में काम नहीं करोगे, अगर हमारे हित में काम नहीं करोगे तो क्या होगा? हम आपको नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और हाँ, इस चीज को भी याद रखना, लोकतंत्र में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सुनो ध्यान से, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहां पर जनता के हाथों में सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर है। लेकिन जनता अपनी इस पावर का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकती है। फिर से बता रहा हूं, एक लोकतंत्र में जनता के हाथों में सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति होती है, लेकिन इस शक्ति को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अगर किसी कंट्री में जनता अपनी शक्ति का प्रयोग खुद से करती है, जैसे खुद से ही वो कानून बना रही है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बच्चों प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पर जनता अपनी शक्ति का यूज खुद से करती है। जैसे स्विट्जरलैंड, गांव में होने वाली ग्राम सभा, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो अगर किसी कंट्री में, है ना, अगर किसी कंट्री में लोग अपनी शक्ति का खुद से प्रयोग करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन अगर किसी कंट्री में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग वोट देकर करते हैं तो उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इंडिया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। तो इस चीज को याद रखना, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी शक्ति का प्रयोग वोट के जरिए करते हैं। वो वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लिए कानून बनाते हैं। तो अगर किसी कंट्री में लोग खुद से ही कानून बना रहे हैं तो उसे ये कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी कंट्री में लोग अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो उनके लिए अगर कानून बनाए तो उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया क्या होता है अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो ये था चौथा शब्द लोकतांत्रिक सरकार। अब देखते हैं पांचवा, और पांचवा शब्द कौन सा है? मैं साइड हो गया हूं, अगर आप लिख रहे थे तो आप लिख सकते थे। बेटा विशाल, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टार्टिंग से, हाँ, जो ग्राम सभा आप लोग देखते हैं, ग्राम सभा में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है। लेकिन इन जनरल अगर इंडिया की बात करूं तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। और बच्चों पांचवा शब्द कौन सा है? पांचवा शब्द है गणतंत्र, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिपब्लिक।
अब भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। आप लोगों ने स्टार्टिंग से सुना होगा कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन जब मैं यही सवाल बच्चों से पूछता हूं कि भारत गणतंत्र रिपब्लिक क्यों है, तो इस पर जनता मतलब इस वक्त बच्चे मुझे आंसर देते हैं कि सर भारत गणतंत्र रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनता सरकार को चुनती है, यहाँ पर फॉर द पीपल बाय द पीपल ये चल रहा होता है। वो ऐसे ही आंसर करते हैं मेरे को। इसका गणतंत्र का मतलब ये सब नहीं होता कि जनता के हाथों में पावर है। गणतंत्र का जो मतलब होता है समझ लो। देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्या है? रिपब्लिक है, गणतंत्र है। और अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन क्या है आपका? मोनार्की है। मोनार्की को हिंदी में राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। अब रिपब्लिक का अपोजिट हो गया आपका राजतंत्र। अब याद रखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है अगर किसी कंट्री का प्रमुख, तो रिपब्लिक का मतलब होता है अगर किसी कंट्री का प्रमुख इलेक्शन के जरिए सत्ता में आता है तो उसे रिपब्लिक कहेंगे। और अगर किसी कंट्री का प्रमुख वंश के जरिए सत्ता में आता है, वंश मतलब हेरिडिटरी। जैसे ब्रिटेन की बात करूं, ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो कौन है? ब्रिटेन का प्रमुख है वहां की महारानी, क्वीन ऑफ ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन की महारानी। तो ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन की प्रमुख है और उनका कोई इलेक्शन नहीं होता। आपने भी देखा होगा ब्रिटेन की महारानी का कोई इलेक्शन थोड़ी होता है। जो रॉयल फैमिली शाही घराने से होगा, जो रॉयल फैमिली शाही घराने से होता है वही जो रॉयल फैमिली शाही घराने से होता है वही ब्रिटेन का प्रमुख बनता है। तो ब्रिटेन की महारानी है, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो हेड है, हमारी कंट्री का हेड कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया कि इंडिया में मतलब रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसी कंट्री जिसका प्रमुख इलेक्शन के जरिए सत्ता में आए। और मोनार्की राजतंत्र का मतलब होता है ऐसी कंट्री जिसका प्रमुख हेरिडिटरी वंश के जरिए सत्ता में आए, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखना कि इंडिया और ब्रिटेन दोनों ही लोकतंत्र हैं। इंडिया और ब्रिटेन दोनों ही डेमोक्रेसी है। तो ब्रिटेन में भी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है और भारत में भी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। आप ये मत सोचना कि ब्रिटेन की महारानी है इसका मतलब ब्रिटेन की महारानी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। ब्रिटेन की महारानी केवल नामिक है, नॉमिनल है। इनके पास सब नाम के लिए है। रियलिटी में जो ब्रिटेन के अंदर पावर है वो वहां की संसद के पास है और वहां की संसद लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो कि ब्रिटेन में राजतंत्र है मतलब ब्रिटेन की महारानी सब कुछ कर सकती है। ब्रिटेन की महारानी वही कर सकती है जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट कर सकता है। ब्रिटेन की महारानी की वही स्थिति है जो भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। कहने को पद तो सबसे बड़ा है लेकिन इस पद के पास केवल नाम के लिए शक्ति है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ब्रिटेन की महारानी के पास सबसे ज्यादा पावर है, कुछ नहीं, जनता के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। और बच्चों हमेशा याद रखना प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ये वाला पॉइंट हो गया, लोकतंत्र क्या होता है। तो एक बार आप लोग मुझे जल्दी से रिप्लाई करिए कि आपको समझ में आए ये पांचों शब्द, संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेट, रिपब्लिक। जल्दी बताओ आपको ये वर्ड समझ में आए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिमंत सर प्लीज रिपीट ऑल 5 पॉइंट्स वंस। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम कहोगे सर पूरी पॉलिटी रिपीट कर दो फिर से हमारे लिए एक बार। कहां तक रिपीट करूंगा बच्चों में? हम लोगों के पास क्या इतना समय है इस क्लास में? तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ रहा है। तुम अगर मुझसे ज्यादा रिपीट कराओगे मैं तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारा फिर सिलेबस छूट जाएगा बेटा।
ठीक है। विनय सर थोड़ा डीप में पढ़ाइए। तो मैं कैसे मालूम कि मैं तुम्हें डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं? तुमसे मैं पूछ रहा हूं विनय, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें लग रहा है कि मैं डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं? तुम्हारे लिए जितना डीप चाहिए मैं उतना पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो इसकी टेंशन मत लो कि सर थोड़ा डीप में पढ़ाइए। तुम लोग कैसे जज करते हो कि कोई टीचर डीप में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? सर प्लीज संप्रभुता बता दो। सोशलिस्ट रिपीट कर दो, संप्रभुता रिपीट कर दो, पांचों पॉइंट रिपीट कर दो। सही बात है, ऐसे सभी रिपीट कर दूंगा मैं, है ना? और एग्जाम, एनडीए का एग्जाम आ चुका होगा और हम रिपीट खेल कर रहे होंगे ना, हम हर क्लास में आके रिपीट कर रहे होंगे हर चीज। मेन पॉइंट समराइज कर दो। यही रीजन है मैं तुम लोग के कमेंट ज्यादा देखता ही नहीं हूं। हाँ, अब सुनो, ये 5 शब्द हो गए। अब 5 शब्द के बाद अगली चीज जो हमें समझनी है प्रीएम्बल में, तो वो है संविधान का उद्देश्य। जब आप लोग प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल के अंदर आपको संविधान का उद्देश्य देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल के अंदर आपको यह आंसर भी दिखेगा कि संविधान का उद्देश्य क्या है। और प्रीएम्बल पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे संविधान के 4 उद्देश्य हैं, 4 ऑब्जेक्टिव हैं। तो वो 4 उद्देश्य कौन से हैं? संविधान के 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है न्याय। सबसे पहला उद्देश्य है न्याय। और ये न्याय भी बच्चों 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामाजिक, सोशल, एक होता है आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, और तीसरा होता है राजनीतिक, पॉलिटिकल। तो हमारे संविधान के जो 4 उद्देश्य हैं उसमें से सबसे पहला उद्देश्य क्या है? तो संविधान के 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है न्याय, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जस्टिस, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता, इसे इंग्लिश में लिबर्टी कहेंगे। तीसरा उद्देश्य क्या है? समता, जिसे इक्वालिटी कहेंगे। और चौथा उद्देश्य है बंधुता, इंग्लिश में फ्रेटर्निटी। तो हमारे प्रीएम्बल को पढ़ने के बाद चलिए तो सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 ऑब्जेक्टिव हैं और वो 4 ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखो, ये है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ये है दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये है तीसरा ऑब्जेक्टिव और ये है चौथा ऑब्जेक्टिव। अब याद रखिए कि ये जो आप लोग देख रहे हो न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये चीज हमने ये चीज हमने ली थी रशियन रिवॉल्यूशन से, रूस की क्रांति से, ठीक है। तो ये चीज रूस की क्रांति से प्रभावित थी। और ये जो नीचे की 3 चीजें हैं ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित। ये भी लिख लेना।
जल्दी देख लो, और अगर बना रहे हो तो बना लेना। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पूछें कि सर इसका मतलब क्या होता है फ्रेटर्निटी, बंधुता का। फ्रेटर्निटी बंधुता का मतलब होता है लोगों के अंदर भाईचारे की भावना होना, ब्रदरहुड की फीलिंग होना। मतलब हम लोगों को लगना कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक ही मिट्टी की संतान हैं। नहीं पढ़ा है तो पहले मैं वो पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। ओके विजेंद्र, सर हाउ मेनी टाइप ऑफ लिबर्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था हाउ मेनी टाइप ऑफ लिबर्टी इन द प्रीएम्बल। क्या ये क्वेश्चन है तुम्हारा? लिबर्टी है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह की, ठीक है। प्रीएम्बल में ये दिया हुआ है। हाँ, एक बार आप लोग रिप्लाई करो बच्चों कि क्या मैंने तुम्हें ये वाला टॉपिक करा दिया, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। अगर नहीं कराया तो पहले मैं ये करा देता हूं तुम लोगों को। ओके, मोहित राज, समता का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दर्जा और अवसर की समानता, ठीक है ना, दर्जे की समानता और अवसर की समानता हो। ओके चलिए ठीक है, यानी कि मैंने नहीं कराया आप लोगों को टॉपिक। वैसे टॉपिक तो आज कुछ और कराने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैंने टॉपिक कराया, एकदम से याद आ गया। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो ये बोल रहे हैं कि सर ये समता का मतलब क्या है, प्रीएम्बल में समता का मतलब, प्रीएम्बल में कहा गया है दर्जे और अवसर की समता, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जब दर्जा होता है ना, स्टेटस, उसमें समानता हो, अवसर, अपॉर्चुनिटी, इसमें भी समानता हो। अमीर के पास ज्यादा विकल्प अवसर होते हैं, गरीब के पास कम अवसर होते हैं, तो समानता सुनिश्चित करना, ठीक है। ठीक है, तो आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, नए टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, ठीक है। सॉवरेन मीन्स बता दो प्लीज। कितनी बार एक ही चीज बताऊं बेटा? सॉवरेन, संप्रभु में तो मैंने अपना गला फाड़ दिया था बहुत ज्यादा, ठीक है, गला फाड़ फाड़ के मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है सॉवरेन। इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना, ठीक है। बंधुता, अरे भाईचारा यार। अब सुनो, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान की विशेषताएं। अच्छा, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं, मैंने आप लोगों को जो कंबाइंड पीडीएफ दी है, उस कंबाइंड पीडीएफ में आपको ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको यहीं बोर्ड से उतारना पड़ेगा। इसके लिए मैं कोई पीडीएफ नहीं देने वाला हूं, तो पूरा टॉपिक आपको यहीं से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं संविधान की विशेषता क्या क्या है। तो यहां पर मैं आपके सामने संविधान की कुछ विशेषता लिखना शुरू कर रहा हूं और आपको उनका मतलब बता दूंगा, ठीक है। तो आइए संविधान की विशेषता देखना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली विशेषता कौन सी है? और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये टॉपिक आपकी पीडीएफ में नहीं है और इसकी मैं कोई अलग से पीडीएफ नहीं दूंगा, तो सारा का सारा आपको यहीं से नोट करना पड़ेगा अब, ठीक है। चलिए, तो बच्चों, संविधान की सबसे पहली विशेषता कौन सी है? संविधान की सबसे पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो याद रखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फीचर है, सबसे लंबा लिखित संविधान होना। देखो ध्यान से, तो देखो, अब आता है संविधान की सबसे पहली फीचर, और हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि ये पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये तो चलो हमने लिख लिया कि हमारा संविधान इस देश का, मतलब हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे संविधान को सबसे लंबा लिखित संविधान बताती है? तो आइए देखते हैं। अब मैं आपके सामने वो रीजंस लिखने वाला हूं जो हमारे संविधान को सबसे लंबा लिखित संविधान बनाते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। मतलब हमारी कंट्री में सेंटर हो या स्टेट, दोनों के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग संविधान है और राज्यों के लिए अलग संविधान। यहां पर दोनों के लिए एक ही संविधान है, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन लंबा लिखा गया, क्योंकि आपको केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान में प्रावधान जोड़ने थे। तो फर्स्ट रीजन हो सकता है सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का होना। सेंटर और स्टेट के लिए एक संविधान का होना, मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का होना। तो सबसे पहला रीजन आप लोगों को समझ में आया कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बड़ा है, क्योंकि सेंटर स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, दूसरा रीजन कि क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, उसके पीछे का रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो दूसरी विशेषता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। देखो एक चीज आपको बताता हूं, आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में आजादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून चल रहे थे। अंग्रेज समय समय पर भारत के अंदर तरह तरह के कानून लेकर आती थी। उसमें से एक कानून था जो सरकार ने 1935 में बनाया था। इस कानून को हम जानते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। आपको मैं इस कानून की खासियत बता दूं, इस कानून को हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यहां पर ब्लूप्रिंट कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान सबसे ज्यादा अगर कहीं से लिया गया है तो वो यहीं से लिया गया है। यही रीजन है कि 1935 के अधिनियम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यानी कि हमारा संविधान सबसे ज्यादा अगर कहीं से लिया गया है तो वो कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और आपको पता है ये जो कानून था, ये कानून अपने आप में काफी बड़ा कानून था। तो मतलब अंग्रेज सरकार 1935 में जो अधिनियम लेकर आई थी, वो अधिनियम अपने आप में काफी बड़ा अधिनियम था। और हमारा संविधान कहते हैं कि करीबन 70% संविधान या 2/3 संविधान, 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो दूसरा रीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े होने का वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपने काफी कुछ लिया जो कि अपने आप में काफी बड़ा था। अच्छा, तीसरा रीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लंबे होने का वो ये था ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। तीसरा रीजन है हमारी कंट्री की ज्योग्राफी जो कि काफी बड़ी है। हमारी कंट्री का साइज काफी बड़ा है। अगर हम अपनी कंट्री के भूगोल की बात करें तो हमारी कंट्री का साइज काफी बड़ा है और इस कंट्री में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी को हिंदी में विविधता कहते हैं, विविधता। इसे आप अनेकता भी कह सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में हम डाइवर्सिटी शब्द यूज करते हैं। विविधता, अनेकता, बात एक ही है। तो एक और रीजन हमारी कंट्री का, मतलब एक और रीजन कॉन्स्टिट्यूशन के लंबे होने का यह भी है कि अपनी कंट्री का एक तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, कंट्री में डाइवर्सिटी, विभिन्नता बहुत ज्यादा है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये है 3 मेन रीजन कॉन्स्टिट्यूशन के लंबे होने के। एक और रीजन है और वो ये था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों ने संविधान बनाया था ज्यादातर वो लोग लीगल बैकग्राउंड से थे, वकील थे, है ना। तो उन्होंने जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की, आप देखना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है वो काफी बल्कि लैंग्वेज है, काफी मतलब उस भाषा को कोई आसानी से नहीं समझ सकता है। तो वकीलों ने जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की उससे भी थोड़ा बहुत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बल्कि बना। ठीक है,
ओके, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है और उसके पीछे के जो मेन रीजन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता संविधान की। तो बच्चों मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, अगर आप लोग लिख रहे थे तो लिख लें। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ूं। नहीं प्रिंस, मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। अब दूसरी विशेषता कौन सी है? दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोत से लिया गया। विभिन्न स्रोतों से लिया गया, drawn from various sources। तो देखिए हमारे संविधान की जो दूसरी विशेषता है, हमारे संविधान की बच्चों दूसरी विशेषता है वो कौन सी है? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोत से लिया गया। अब आप लोग जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो हम लोगों ने कई देशों के संविधान से कुछ ना कुछ जरूर लिया था, ठीक है ना, तभी हमारा देश का संविधान इतना बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब आप जानते हो कि अपन ने संविधान बनाते वक्त काफी देशों के संविधान से कुछ लिया। उदाहरण के तौर पर हमने यूएसए से कुछ लिया, उदाहरण के तौर पर हमने ब्रिटेन से लिया कुछ, हमने कनाडा से लिया, हमने जापान से लिया, हमने साउथ अफ्रीका से भी कुछ लिया, हमने आयरलैंड से कुछ लिया, और कहां से क्या क्या ले लिया? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके। और जर्मनी से भी अपन ने लिया। फिर इसके बाद यूएसएसआर से भी लिया, फिर रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी लिया, रूस की क्रांति जो भी मैंने तुम्हें प्रीएम्बल में पढ़ाया था, फिर हमने ये भी तो लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी अपन ने कुछ ना कुछ तो ले लिया था, ठीक है। नेपाल से सर, नेपाल पहले अपना खुद का ढंग का संविधान बना ले, उसके बाद अपन सोचेंगे नेपाल से भी कुछ लेने की। कायदे से नेपाल को हमारे संविधान से कुछ लेना चाहिए, ठीक है। देखो प्रदीप, आप कह रहे हो डाइवर्सिटी में क्या है? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, क्यों? क्योंकि इंडिया में आप देखना हर कोई एक जैसा नहीं है। यहां पर काले गोरे हैं, ये एक डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट होता है। यहां पर डिफरेंट रिलीजन है, ये डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है। यहां पर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, ये डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है। तो ये डाइवर्सिटी होती है, मतलब हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। हम अलग भाषा के आधार पर भी हैं, धर्म के आधार पर भी हैं, ठीक है ना, कल्चर के आधार पर भी अलग अलग हैं, यही डाइवर्सिटी है। यस, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया लिखना भूल गया था, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया। अब कोई कह रहा है चाइना से, बेटा चाइना जैसे टपोरी देशों से अपन क्या लेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा मोहित राज, आप कह रहे हो रशिया से फंडामेंटल राइट्स, गलत। हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से ली गई है, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब मैं तीसरे विशेषता की तरफ जा रहा हूं। बेटा मैं तीसरा बार लिखने जा रहा हूं विशेषता, ओके। आगे बढ़े, चलिए तीसरी विशेषता कौन सी है? तीसरी विशेषता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसे हिंदी में कहेंगे कठोर एवं लचीला संविधान।
कठोर एवं लचीला होना। तो ये हमारे संविधान की अगली विशेषता है, और हमारे संविधान की अगली विशेषता है कठोर और लचीला होना। मैं आगे तब बढ़ूंगा जब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं। बच्चों, भारत का संविधान कठोर भी माना जाता है और लचीला भी माना जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो मैं यहां पर आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आपको क्या समझ में आता है जब मैं आपसे कहूं कि हमारे यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर भी है, रिजिड, और फ्लेक्सिबल भी है, लचीला। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है जब तुम ये दो शब्द सुनते हो, कठोर और लचीला, रिजिड और फ्लेक्सिबल? मुझे इसका तुम आंसर करके बताओ, क्या इसका आंसर होगा? रिप्लाई करिए। अर्जंत दुबे, यूएसएसआर एक्चुअल में सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन, वही डिसइंटीग्रेट टूटकर रशिया और बाकी के आसपास के बन गए। ओके, गुड़िया कुमारी, सर हमारे यहां बारिश हो रही है तो मैं क्या करूं, तुम बताओ। तुम लोग भी बोलते तो ऐसे हो, हमारे यहां बारिश हो रही है। अरे मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं संविधान कठोर लचीला, ये तो मैं ही बता रहा हूं तुम्हें कि संविधान कठोर और लचीला दोनों है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या आता है जब मैं कहता हूं कठोर और लचीला, रिजिड और फ्लेक्सिबल। तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनती है? मैं अगर तुमसे पूछूं कि हमारा संविधान कठोर है तो कठोर का मतलब क्या होता है, लचीले का मतलब क्या होता है, मैं वो पूछना चाह रहा हूं तुमसे। अच्छा अंकित, बिकॉज यहां लोगों को सजा मिलते मिलते कई साल लग जाते हैं। अंकित, तुम मतलब कौन सी किताबें पढ़ते हो? तुम मुझे अपनी किताबों की लिस्ट भेजना, तुम किस प्रकार की किताबें पढ़ते हो, फिर मैं बताता हूं तुम्हारा आंसर क्या है। इससे घटिया आंसर नहीं देखा होगा मैंने, ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा आंसर घटिया था। ऋतुराज, नेटवर्क खराब है, क्लास ऑफ कर दीजिए सर जी। मतलब हर क्लास में किसी ना किसी बच्चे का तो नेटवर्क खराब होता ही है। इस हिसाब से तो मुझे कभी जिंदगी में क्लास नहीं लेनी चाहिए कहीं पर भी, है ना। ओके, देखिए आप में से कई लोगों ने आंसर दिया और लगभग सभी बच्चों का आंसर गलत है। मुझे दुख हो रहा है ये बताते हुए, लेकिन तुम लोगों के लगभग सारे आंसर गलत हैं, ठीक है। अब तुम लोग जरा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। देखो, हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों माना जाता है, तो आखिर क्या मतलब है इस चीज का, ये समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान, बच्चों हम सब ने अभी भी पढ़ा कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारा संविधान कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसे समय के साथ बदला जा सके। अब हमारे संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजन हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो अगर संविधान के किसी प्रोविजन को, अगर संविधान के किसी प्रावधान को बड़ी ही आसानी से चेंज किया जा सके तो उसे कहेंगे कि वो हमारे संविधान का लचीला हिस्सा है, फ्लेक्सिबल प्रोविजन है, ठीक है। तो अगर संविधान के किसी प्रोविजन को आसानी से बदल दिया जा सके उसे कहा जाएगा फ्लेक्सिबल, लचीला। लेकिन हमारे संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जिन्हें बदल पाना बेहद मुश्किल है। वो बदले तो जा सकते हैं लेकिन उन्हें बदल पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर संविधान के किसी प्रोविजन, प्रावधान को बदल पाना बेहद कठिन होता है तो उसे कहा जाएगा संविधान का कठोर प्रावधान, रिजिड प्रोविजन। तो बच्चों, कठोर का मतलब यह नहीं होता, रिजिड का मतलब यह नहीं है कि जिसे बदला ना जा सके। रिजिड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे बदलने में काफी मुश्किल हो, और जिसे बदलने में आसानी हो उसे लचीला कहा जाता है। अब सुनो, देखो ये वाला तो मैं पॉइंट समझ में आया। लचीला और कठोर का मतलब क्या होता है? तो जैसा तुम लोग सोच रहे थे कठोर मतलब चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब अच्छा, एक चीज और, यहां पर मैंने आपको यह तो बता दिया
कि अगर संविधान के किसी प्रोविजन को आसानी से चेंज किया जा सके तो उसे फ्लेक्सिबल कहेंगे, अगर किसी चीज को चेंज करने में काफी मुश्किल आ रही है तो उसे कठोर कहेंगे। तो यहां पर आसान और मुश्किल का मतलब क्या है? क्या मतलब है जब मैं आपसे कहता हूं संविधान को आसानी से बदल दिया जा सके? तो यहां पर आसान का मतलब क्या है? यहां पर आसान का मतलब है सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। तो याद रखिए, अगर संविधान के किसी प्रोविजन को बदलने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। अब तुम लोग पूछोगे कि सर ये साधारण बहुमत क्या होती है? मैं कहूंगा रुक जाओ, बता रहा हूं। तो देखो, जब मैं आपसे कह रहा था ना कि संविधान के किसी प्रोविजन को चेंज करना बड़ा ही आसान हो, तो वहां पर आसान का मतलब क्या है? वहां पर आसान का मतलब है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी को हासिल करना बड़ा आसान होता है, इसमें आपको काफी कम लोगों की जरूरत पड़ती है। इसकी परिभाषा क्या है मैं भी बता दूंगा। और जब मैं आपसे कहता हूं ना कि संविधान को बदल पाना बेहद मुश्किल है, तो यहां पर मुश्किल का मतलब क्या है? यहां पर मुश्किल का मतलब है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। एक्चुअल में विशेष बहुमत में आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत हासिल करना आसान नहीं होता, विशेष बहुमत में आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस क्लास में कुछ ना कुछ तो चलते रहता है। चलिए, तो ये वाला समझ में आ गया क्या मतलब होता है लचीला कठोर, क्या मतलब होता है आसान और कठिन होना, ये होता है। ठीक है ना? तो देखो, अच्छा, तो गुड़िया ये कह रही हैं सर बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, क्लास ऑफ करो बिना हेयर वाले सर। तुम्हें पता है मैं गुस्सा होने की तो कम कोशिश करता हूँ इस क्लास में, और यही रीज़न है कि क्यों मैं तुम्हारी क्लास में ज़्यादा हंसता नहीं हूँ या ढंग से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी क्लास में बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तमीज़ से बात करना हो आता हो ना, और फिर तुम्हें बनना है डिफेंस में ऑफिसर। बताऊं, डिफेंस का ऑफिसर बनने के लिए एटलीस्ट तुम्हारे अंदर जो सबसे बेसिक चीज होनी चाहिए ना, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने सीनियर्स के लिए या टीचर्स के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों में इस क्लास में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। और बताऊं, यही कुछ रीजन है ऐसे कि तुम्हारी क्लास में आकर मुझे बुरा लगता है कि मैं तुम्हारी क्लास में आ क्यों रहा हूं पढ़ाने के लिए। मेरा मन नहीं करता तुम्हारी क्लास में ज्यादा पढ़ाने को, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी क्लास में बहुत बेकार लोग हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं करूं क्या? एक तो हम ऑनलाइन में मैं ना तुम्हें देख पा रहा हूं, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो माहौल अलग होता, तो मैं कब का मैं क्लास से बाहर उठवा देता और फेंकवा देता क्लास के बाहर, क्लास में एंटर भी नहीं कर पाते। लेकिन क्या करें, ऑनलाइन क्लास है, ऊपर से दिक्कत क्या होती है ना, आपको बोलने की तमीज़ नहीं होती है। खैर लीव इट, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों का उनके अंदर पैदाइशी तमीज़ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ का। ठीक है ना? चलिए, तो ये वाला हो गया पॉइंट। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है, साधारण और विशेष बहुमत में क्या अंतर होता है। चलिए, तो सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर संविधान के किसी प्रोविजन को चेंज करना आसान हो तो उसे लचीला कहेंगे, और आसान का यहां पर मतलब है साधारण बहुमत का इस्तेमाल करना। तो आपके दिमाग में सवाल तो आएगा ही कि क्या मतलब होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी का। मैं आपको इसको नंबर के जरिए बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। बच्चों मान के चलते हैं लोकसभा की बात करते हैं, हम पता लगाएंगे कि लोकसभा में साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। अच्छा, लोकसभा की टोटल मेंबरशिप
कुल सदस्यता कितनी होती है? 545 होती है। आपको पता है लोकसभा में टोटल तो 545 मेंबर हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि ये सारे लोग हर दिन आए, हो सकता है कुछ एब्सेंट भी हो। तो मान के चलो आज के दिन लोकसभा में कितने लोग आए हैं? तो आज के दिन 545 में से केवल 530 लोग आए हैं, यानी कि लोकसभा की कुल सदस्यता 545 है, लेकिन आज कितने लोग आए? 530 है, यानी कि 15 एब्सेंट है। अब जब बात आई वोटिंग करने की, क्योंकि पार्लियामेंट का हर डिसीजन वोटिंग के जरिए किया जाता है, तो जब बात आई वोटिंग करने की तो 530 में से 30 लोगों ने मना कर दिया कि हम वोट नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब कितने लोग हैं जो आज आए हैं और वोट करना चाहते हैं? तो वो है 500 लोग। अब देखो कहानी सिंपल है। लोकसभा की टोटल मेंबरशिप क्या है? लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 545 है। आज सिर्फ 530 लोग आए, 15 एब्सेंट है, और 530 में से भी 30 लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम वोट नहीं डालना चाहते। तो कितने लोग हैं जो आज आए हैं और वोट करना चाहते हैं? 500। साधारण बहुमत का मतलब होता है जितने लोग आए हैं और वोट करना चाहते हैं उनका बहुमत, और बहुमत निकालते हैं आधे से एक ज्यादा। तो यह हो गया साधारण बहुमत। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब समझ में आ गया? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने लोग आए हैं और वोट करना चाहते हैं उनका निकालिए आधे से एक ज्यादा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ, आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैंने तो 15 लोगों को एब्सेंट माना, आप मान लो 100 लोग एब्सेंट हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, बस ये इसका मतलब होता है। ठीक है, हाँ। अब बात आती है स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है। बच्चों, स्पेशल मेजॉरिटी का डेफिनेशन होती है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ, देखो पहले मैं तुम्हें इसकी परिभाषा बता देता हूं मुंह जबानी, फिर मैं आपको इसको नंबर के जरिए बताऊंगा। स्पेशल मेजॉरिटी की परिभाषा है, मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैं विशेष बहुमत की परिभाषा बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलूंगा। पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखें विशेष बहुमत की परिभाषा। ठीक है, तो मैं विशेष बहुमत की परिभाषा बोल रहा हूं, हिंदी वालों के लिए लिखना शुरू करो और परिभाषाएं लिखो। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, लिखो सदन की कुल सदस्यता, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। एक और बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। ओके, अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखें इसकी परिभाषा। डेफिनेशन है, लिखो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, majority of the total membership of the house and majority of the not less than, and majority of not less than 2/3 of the members present and voting in the house। फिर से रिपीट कर रहा हूं, majority of the total membership of the house and majority of not less than 2/3 of the members present and voting in the house। ठीक है, majority of the total membership of the house and majority of not less than 2/3 of the members present and voting in the house। 2/3 की बात हो रही है। अब सुनो, अब देखो मैंने जो आपको भी परिभाषा डेफिनेशन लिखवाई है, मैं अब आपको वो नंबर के जरिए बताना चाहता हूं, और अब की बार हम राज्यसभा की स्पेशल वो देखेंगे मेजॉरिटी। तो देखो बच्चों,
राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा की कुल सदस्यता, टोटल मेंबरशिप कितनी है? 245 है। ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी में क्या लिखाया है मैंने आपको? सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो यहां पर हाउस सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा की कुल सदस्यता कितनी है? 245। तो परिभाषा के अनुसार सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है? 245। परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको इसका बहुमत निकालना है। बहुमत का मतलब होता है आधे से एक ज्यादा। तो अब आप बोलोगे सर इसका आंसर तो डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो मैं कहूंगा आप इसको घुमा फिरा कर लिख दो 123। तो जो विशेष बहुमत है उसकी परिभाषा के अनुसार जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, और वो आंसर निकल कर आ रहा है 123। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है जितने लोग आए हैं और वोट करना चाहते हैं उनका 2/3। तो आइए देखते हैं। राज्यसभा में टोटल 245 लोग हैं। आज मान के चलो केवल 200 लोग आए, तो मैंने मान लिया 15 लोग, सॉरी मैंने माना कि 45 लोग एब्सेंट हैं। तो कितने लोग आए? 200 लोग आए। इनमें से वोट कितने करना चाहते हैं? 150 लोग। 50 लोगों ने वोट करने से मना कर दिया। तो ये 150 लोग कौन है जो आज आए हैं और वोट करना चाहते हैं? तो परिभाषा के अकॉर्डिंग जितने लोग आए हैं और वोट करना चाहते हैं उनका आपको निकालना है 2/3। तो आपको 150 का 2/3 निकालना है। तो बेटा 150 का 2/3 कितना होगा? माइक बंद हो गया था बच्चों क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल लिया है, जो 2/3 निकल कर आ रहा है वो इस नंबर से कम है। तो कायदे से 2/3 इस नंबर के बराबर या इस नंबर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर इस केस में वो नहीं लग पाएगा, इस केस में स्पेशल मेजोरिटी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया, सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी। तो ये थी सिंपल स्पेशल मेजोरिटी। तो जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे ये इजीली चेंज हो गया, ये तो फ्लेक्सिबल प्रोविजन है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से चेंज किया जाएगा तो हम कहेंगे यार इसको चेंज करना काफी मुश्किल था, इसका मतलब ये कठोर है, ये रिजिड है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जहां से भी वॉइस कही थी मैंने वहां से दोबारा रिपीट कर दिया है, तो ये मत बोलना कि हमने पुराना सुना नहीं, मैंने रिपीट कर दिया था। अच्छा सुनो, तो ये वाला तो मैं पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर किसी चीज को चेंज करना बहुत आसान हो और किसी चीज को चेंज करना बहुत मुश्किल हो। अब याद रखिए, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि अगर किसी चीज को आसानी से चेंज किया जा सके तो वो ये होगा, और अगर किसी चीज को मुश्किल से चेंज किया जा सके तो वो ये होगा ना। हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर संविधान की कोई ऐसी चीज जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। तो देखो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं
प्रावधान हैं जिन्हें चेंज करना बड़ा आसान होता है। संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जिन्हें चेंज करना काफी मुश्किल है, और हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जिन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो संविधान के ऐसे प्रावधान जिन्हें कभी भी नहीं बदला जा सकता, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बच्चों एक चीज होती है संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुनो, ये वैसे आप लोगों का अगला मतलब ये आप लोगों का एक सेपरेट चैप्टर है और मैं इसे एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये अपने आप में एक चैप्टर का नाम है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, संविधान की मूल संरचना का मतलब है संविधान का ऐसा प्रावधान जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया तुम्हें ये वाला पॉइंट? ठीक है विशाल सर, स्पेशल मेजोरिटी समझ नहीं आई ड्यू टू वॉइस प्रॉब्लम। बेटा स्पेशल मेजोरिटी सिंपल है, एक तरफ आपको निकालनी है सदन की कुल सदस्यता, टोटल मेंबरशिप। तो राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप 245 है, 245 का मेजोरिटी कितना आएगा? आधे से एक ज्यादा, यानी कि 123। और दूसरा पार्ट होता है जितने लोग आए हैं और वोट करना चाहते हैं उसका 2/3। अभी जो 2/3 वाला पार्ट है ये पहले वाले पार्ट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब जल्दी रिप्लाई करिए कि आपको समझ में आया। मुझे ये बताओ तुम लोग, क्या तुम्हें बच्चों ये समझ में आया? मैं इतनी देर से तुम्हें ये पूरा कंसेप्ट समझाने में लगा हुआ हूं, ये और ये। एक बार आप लोग रिप्लाई करिए कि क्या आपको समझ में आया जो मैं आपको पढ़ा रहा था। ये तीसरा वाला पार्ट कठोर और लचीला होना, और ये तो वैसे भी अपने आप में अलग चैप्टर है तो मैं इसे बाद में पढ़ा ही दूंगा। जल्दी बताइए। मैं आप में से सभी बच्चों के कमेंट देख रहा हूं और लगभग सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके, आप में से सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब सुनो, बाकी का बेटा अपन अगली क्लास में करेंगे, यानी कि शायद से कल मेरी क्लास होगी सेम टाइम पर 8 से 10। जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद से मेरी क्लास कल होगी। ठीक है, मैं अभी कंफर्म तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यस हो सकती है मेरी क्लास। तो तुम लोग रेडी रहना, एक बार चेक करते रहना कि क्या कल मेरी क्लास है 8 से 10। अगर कल होगी मेरी क्लास तो 8 से 10 ही होगी, किसी और टाइम पर नहीं होने वाली है। तो एक बार चेक कर लेना, अगर नोटिफिकेशन है तो कल क्लास होगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्लास ओवर करते हैं और अब हम कल देखते हैं, अगर कल हुआ तो कल आऊंगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा एक चीज और, बच्चों मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मेरी क्लास 3 से 4 रहेगी, लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मेरी 3 से 4 कहीं और क्लास होती है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को यूजुअली मेरा जो टाइम रहेगा वो 8 से 10 रहेगा। जब वो वाला स्लॉट खाली हो जाएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में 3 से 4, तो फिर तब मैं आपको 3 से 4 पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। नहीं ऋतुराज, अभी मेरा कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, चलिए। सो बाय एवरीवन, क्लास ओवर करते हैं।